ये सीधे अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं जो इस चर्चा में इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता विष्णु पांडे भी जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े नहीं हैं, निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। अब आता हूं निरंजन पोद्दार जी। देखिए, पॉलिटिकल लोगों ने अपनी बात कह दी सर। अब प्रश्न वही आता है कि मैं उस नोट पे शुरू करूंगा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने ऐसे खिलाड़ी क्यों चुनती है या उतारती है जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए। आजकल कॉम्प्रोमाइज्ड वर्ड भी बहुत चल रहा है, तो मैंने सोचा उसी शब्द को उधार ले लूं कि कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए। आप ऐसे खिलाड़ी उतारो, ऐसे प्लेयर उतारो जो कॉम्प्रोमाइज्ड ना हो। तो एक कमी तो आपकी भी है कि आप ऐसे लोग नहीं चुन पाते हैं जो बुरे वक्त में, विपरीत परिस्थितियों में डटकर खड़े हों। एक सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि क्या आपको लगता है कि जो व्यवस्था है वही कंटिन्यू होगी, परिवर्तन की कोई संभावना नहीं है? निरंजन जी। देखिए धर्मराज जी, आपके दो प्रश्न हैं और दोनों प्रश्नों का मैं बारी बारी से जवाब देने का प्रयास करूंगा मेरी समझ से। पहली बात तो ये है, तो मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा कि जिस तरीके से अब एमसीडी के अंदर दोबारा से मेयर का जो चुनाव होने वाला है उसके अंदर क्या परिस्थितियां रह सकती है, तो निश्चित रूप से देखिए, अगर हम अंकगणित की बात करें, हम आंकड़ों की बात करें, तो आंकड़े कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहे हैं। ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, कुछ सीटों का अंतर है जिसके अंदर दिल्ली विधानसभा के अंदर जो विजेता जो सरकार है उसके जो सदस्य हैं, 10 सदस्य उसके नामित होते हैं, फिर सांसदों के भी वोट होते हैं। इस तरीके से मिला करके और सारे आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हैं। और धर्मराज जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10-12 वर्षों से जो वर्तमान नेतृत्व है, उन्होंने एक सरकार बनाने की जो अपनी चतुराई है, या यूं कहें कि जो सरकारें बनाने की अपनी जो एक महारत है, वो इतनी तगड़ी महारत हासिल कर ली। हमारे यहाँ देसी भाषा में कहावत है, मैं गांव देहात से आता हूं इसलिए मैं ये बातें बोल देता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम है कि सांड का भी दूध काट ले। अभी तो इनकी परिस्थिति गाय का दूध काटने वाली है, तो आप इस चीज के अंदर तो संदेह मत मान के चलिए। और रही बात उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ होगा, हानि होगी, यानी कि वर्तमान लाभ को देख करके आगे इसका क्या परिणाम होगा, तो देखिए, मैं आपके चैनल के ऊपर लगातार कई वर्षों से इस चीज को चर्चा हम लोग कर रहे हैं और ये एक आज तक एक किंवदंती बनी हुई है। आपने देखा होगा कि जिस भी पार्टी की सरकार एमसीडी में होती है, उस पार्टी की सरकार दिल्ली विधानसभा से उसकी जो सत्ता है वो दूर चली जाती है। और ये जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, उससे पहले आम आदमी पार्टी एमसीडी की सत्ता में आई थी, तब भी मैं ये बात कह रहा था कि शायद हो सकता है इस बार आम आदमी पार्टी को ये एमसीडी जीतना भारी पड़े। और मेरी आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से इस बारे में चर्चा होती थी और उन्होंने चुनाव जीतने के बाद में उन्होंने ये कहा भी, कहते हैं हमें भी ऐसा लगता है, हमारा शीर्ष नेतृत्व भी ये मान रहा है कि एमसीडी जीत करके शायद गलती हो गई। अब इसको आप एक किंवदंती माने, इसको आप एक अगर प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे बात करेंगे, तो मेरा ये मानना है कि जो एक आम आदमी, दिल्ली का जो एक आम नागरिक है, वो कहीं ना कहीं एमसीडी के जो उसके पार्षद हैं उनसे उसका वास्ता ज्यादा पड़ता है और वो उनके रीच में भी, उनकी पकड़ में भी वो उनके ज्यादा रहता है, क्योंकि वो उसी क्षेत्र के अंदर निवास करता है जिस क्षेत्र का वो पार्षद होता है। तो कहीं ना कहीं उससे जो एंटी इनकम्बेंसी जो बनती है पार्टी के विपरीत, वो मेरे को ऐसा लगता है कि विधानसभा के चुनावों के अंदर भी उस पार्टी को कहीं ना कहीं आघात लगाती है, डेंट करती है। अब भारतीय जनता पार्टी उसकी चिंता करेगी, तो मेरे हिसाब से इनको एमसीडी में मेयर बना करके भी इनके मन में एक चिंता का विषय होना चाहिए। और अगर उस चीज को भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती और भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि भाई हमने तो ये मिथक तोड़ने का ही हमने तो रिकॉर्ड बनाया है, तो फिर बात अलग है। क्योंकि एक चीज मैं बताऊं धर्मराज जी, आज भी किसी को मेरी बात प्रिय लगे या अप्रिय लगे, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस अपेक्षा से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में भी सत्ता दी,
एमसीडी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता प्राप्त कर ली और लोकसभा यानी कि केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी है। और जिस गति से जनता ने यह सोचा था कि अगर मल्टीपल इंजन की सरकार हो जाएगी तो दिल्ली का जो विकास जिस द्रुत गति से होगा, उस द्रुत गति से जनता जो अपेक्षा कर रही थी, कहीं ना कहीं आज जनता को ऐसा लग रहा है कि नहीं, जो हमारे यहां कहा जाता है ना कि जो सड़क सड़क के कार चलाए उसको सरकार कहते हैं, तो आज कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार भी वही सरकार करके सरकार चला रही है। और इसका खामियाजा कहीं हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को भविष्य की राजनीति, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के अंदर जो अपना गोल किया है वो लगभग समझ लीजिए 27 वर्षों के बाद में इनका सूखा खत्म हुआ। अब या तो ये अभूतपूर्व जो काम है, आज एमसीडी की बात करेंगे तो धर्मराज जी देखिए, शुभेंदु जी को मेरी बात अच्छी लगे नहीं लगे, लेकिन एमसीडी जिस तरीके से दिल्ली के अंदर एमसीडी जो है अपने आप में एक समझ लीजिए एक अपना एक अलग स्थान रखती है, यानी कि एक तरह का आप ये मान के चलिए दिल्ली सरकार के बराबर उसकी एक ताकत होती है। बजट की बात करें तो अब तो एमसीडी का बजट 17,500 करोड़ रुपए का बजट ये करने वाले हैं। और उसके अलावा जिस तरीके से एमसीडी स्वास्थ्य सेवाओं को भी देखती है, यानी कि एमसीडी के हॉस्पिटल्स भी है, एमसीडी के स्कूल्स भी है, एमसीडी की सफाई व्यवस्था भी है, एमसीडी की हरित व्यवस्था भी एमसीडी की। और आज अगर आप मोहल्लों के अंदर जाकर के देखेंगे जो इंटीरियर में जहां जनता जिन चीजों से आजीज आ रखी है, जिन चीजों से जनता दो चार हो रही है, एक बार अगर शुभेंदु जी अपने जो उनका ही जो कैडर है, जो लोकल लेवल के ऊपर जिसको ये पन्ना प्रमुख कहते हैं या जिसको ये अपना निचले स्तर का जो कैडर बताते हैं, एक बार उन्हीं से रिपोर्ट ले ले। मेरे हिसाब से आज कहीं ना कहीं जनता के मन में कुछ ना कुछ उद्वेलना है, कुछ ना कुछ असंतुष्टि है। अब अगर ये मान लीजिए इस चुनाव के बाद में कोई इस एक्सेलरेटर इसके अंदर करते हैं अपने विकास के कामों में और जनता की सुविधाओं को अगर ये देखते हैं तो निश्चित रूप से इसका इनको लाभ भी हो सकता है। अन्यथा मेरे हिसाब से तो एमसीडी में आकर के किसी पार्टी का नुकसान ही हुआ है, मैं तो ये देखता हुआ आया हूं। चलिए ठीक है सर, निरंजन पोद्दार जी बोलिए। देखिए धर्मराज जी, मेरा जो मैं अपना दायित्व समझता हूं, मैं वो बात बताना चाहता हूं, या मान लीजिए मैं वो बात रखना चाहता हूं कि जो मेरे को जनता के अंदर सुनाई देता है, मैं जो ग्राउंड के ऊपर जो मैं घूमता हूं, धरती के ऊपर जो मैं रहता हूं। और देखिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि अहम और वहम सबसे बड़ी बीमारी है। और धर्मराज जी 30 सेकंड में कंप्लीट करूंगा। आजकल एक बीमारी हो गई कि मैं के ऊखल में जय जय का मूसल से और जो चूरमा कुट करके आता है ना, उसका जो राजनीतिक परिणाम है वो सबके सामने है। भाई हमारे यहाँ कहा जाता है कि घर सराय पूत नहीं सरते, गांव सराय पूत सरते हैं। और शुभेंदु जी एक चीज और मैं बताऊं, अगर वास्तव में अगर आपकी सरकार को और आपको जनता के बीच में लोकप्रिय बने रहना है तो निंदकनीय राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन तेल के निर्मल करे सुभाए। आजकल मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ी कमी मैं महसूस कर रहा हूं कि जब भी कोई विपरीत बात अगर उनके मन के विपरीत बात अप्रिय बात बोल दो तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमने उनको छील दिया हो। लेकिन वास्तविकता ये है धर्मराज जी, मेरा ये मानना है, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे राजनीतिक बुद्धिजीवी हो, चाहे राजनीतिक विद्वान हो, चाहे लेखक हो, उनको एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए। जब आम आदमी पार्टी सरकार थी, हम आम आदमी पार्टी की गिनतियां गिनाते थे, उस टाइम लोग हमें बीजेपी के अघोषित प्रवक्ता बताते थे। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, शुरुआत में हमने भारतीय जनता पार्टी को एक एज दिया कि अभी सरकार को सेट होने दीजिए, और लेकिन अब जब हमें केवल सरकार ट्रेड मिल पे दौड़ते हुए दिखती है तो हमें बोलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ठीक है धर्मराज जी, वो ये कि दौड़ी बहुत पहुंची कहीं भी नहीं। चलिए ठीक है निरंजन जी, उसको चैप्टर क्लोज कीजिए। निरंजन जी। हाँ देखिए धर्मराज जी, काफी कुछ आपने कह दिया, लेकिन वास्तविकता ये है कि इसके अंदर जो राजनीति है, राजनीति के अंदर देखिए जनता भी इस चीज को समझती है, चाहे निगम पार्षद हो, शुभेंदु जी भी चाहे कितनी ईमानदारी की बात करें, लेकिन सबको पता है जन्नत की हकीकत क्या है। क्योंकि इसके अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी कोई अछूते नहीं है। अरे भाई, हमने तो ऐसे ऐसे नेता देखे हैं, और विशेषकर नई नवेली पार्टियों के, जो चंदा करके जिन्होंने चुनाव जीता और आज उनके यहाँ आगे पीछे 3-3 फॉर्च्यूनर चल रही है।
तो कहां से कौन सा ऐसा, मेरे को एक बात बताइए, उसको अलीबाबा का खजाना मिल गया? और रही बात, अभी मुन्ना खान जी बोल रहे थे, भाई आपके पंजाब के नेता आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो 10 जनपद को सूटकेस पहुंचाता है वो मुख्यमंत्री बनता है, और रेवंत रेड्डी खुलेआम कह रहे हैं कि मेरे को अगर सोनिया गांधी जी इशारा कर देंगे मैं 100 करोड़ रुपए 24 घंटे में पहुंचा दूंगा। तो वो कहां से आएंगे 100 करोड़ रुपए? वो कहीं ना कहीं जनता से ही निकले हुए हैं ना। तो इन बातों को तो रहने दीजिए। और रही बात, देखिए, इसलिए आप निगम, किसी भी राजनीतिक दल का विधायक हो, निगम पार्षद हो, मंत्री हो, अब ऐसे बिरले लोग आपको धर्मराज जी दीपक लेकर के ढूंढने पड़ेंगे जिसके लिए हम ईमानदारी की कसम खा सकते हैं और वो आगे ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते। ये भी हमने देखा है कि मैं 2-4 नाम ऐसे मैं जानता हूं जो सांसद चुन करके आ गए, लेकिन उसके बाद में वो सर्वाइव नहीं कर सके क्योंकि उनको माल बनाना नहीं आया। अरे भाई, ऐसे ऐसे राजनीतिक दल जो कहते थे कि हम चाय पीने के 5,000 रुपए दीजिए चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद में प्राइवेट जेट में चलने लग गए, तो कहने का तात्पर्य ये तो मेरे हिसाब से विषय अब नहीं है। और राजनीति में कोई भ्रष्टाचार भी नहीं है। राजनीति में सारी की सारी चीजें कदाचार है। केवल जो उंगली जो सामने वाले की तरफ है ना, वो सामने वाले की तरफ और चार अपनी तरफ है, उसको कोई नहीं देख रहा। पहली बात। दूसरी बात, हम बात कर रहे थे एमसीडी के अंदर। देखिए धर्मराज जी, अभी शुभेंदु जी कह रहे थे कि भाई हमने कुछ अच्छे काम भी किए होंगे। निश्चित रूप से शुभेंदु जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरीके से आपकी सरकार ने आकर के पहली बार 1500 कॉलोनियों को नियमित करने का जो आपने बीड़ा उठाया, निश्चित रूप से उसके लिए आपको साधुवाद। लेकिन साथ में मैं इस चीज के अंदर आपके एक शिकायत भी करूंगा कि आप ही की सरकार के अंदर मेरे हिसाब से 300-400 नई अवैध कॉलोनियां और बस गई। तो भाई, आप अगर कोई चीज अच्छी सुनना चाहते हैं तो उसके साथ पहले ये देखिए कि उसके अंदर जो जितना आपने सफाई करी उसके अलावा कचरा कितना इकट्ठा हुआ, पहली बात। दूसरी बात, शुभेंदु जी, एक चीज और मैं आपको बताऊं, मेरा कतई कोई किसी पार्टी को नीचा दिखाना या ऊंचा दिखाना या किसी के लिए बैटिंग करना मेरा कभी भी कोई उद्देश्य नहीं रहा है। आप कभी भी देखेंगे तो मैं सबको अपने विचार और अपने जो मेरी जो सर्वे है, या यूं कहें कि समाज के अंदर जो लोगों से उठ बैठ होती है, उस हिसाब से मैं सारी बातें बताता हूं धर्मराज जी। और आज जिस तरीके से एमसीडी की बात करें तो देखिए धर्मराज जी, निश्चित रूप से आप इस चीज को मान के चलिए कि जिस तरीके से शीला दीक्षित जी ने 3 एमसीडियां बनाई थी, यानी कि 3 भागों में बांट दी थी, 3 उसके अंदर मेयर होते थे 3, और पिछले 2 साल तो एमसीडी के अंदर एक जिसको कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं बन पाई थी। अब तो भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी का, स्टैंडिंग कमेटी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, मेयर भारतीय जनता पार्टी का। मेरा यह मानना है कि अब अगर भारतीय जनता पार्टी चाहे तो जो शुभेंदु जी जो तारीख पे तारीख डाल रहे हैं कि 2-4 महीने में काम दिखने लग जाएगा, ठीक है सर, मेरे हिसाब से वो अभी तक दिखना शुरू। सर मेरे पास आप निरंजन जल्दी से 10 सेकंड में मैं फिर धर्मराज जी, इनको बोलिए कि आप दिल्ली देहात के अंदर जाकर के देखिए कितनी एग्रीकल्चर जो भूमि थी वहां कॉलोनियां कट करके अवैध प्लाटिंग होकर के कॉलोनियां बस चुकी हैं, प्लॉटिंग हो चुकी है। और आपको अगर समय नहीं है तो कोई दिन 24 घंटे का समय आप मेरे साथ बिताइए। चलिए ठीक है विष्णु पांडे जी, ठीक है, हो गया ठीक है। उन्होंने